हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट्स। आज की इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो है जावा प्रोग्रामिंग की। ये सीरीज़ मैं क्यों ला रहा हूं, किस लिए ला रहा हूं, सब कुछ मैं आपको बताने आ रहा हूं। उसके फिर हम लोग इसी वीडियो में कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो पहले मैं ये बता दूँ कि कुछ लोग यहाँ पर हमारे चैनल में जो है उनमें काफ़ी लोग ICSE के स्टूडेंट हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने ग्रुप में भी ये सजेशन दिया कि ICSE के लिए जावा की वीडियोज़ लाओ। तो मैंने सोचा है कि आज मैं यहाँ पर जावा की वीडियोज़ भी साथ में लाऊंगा। नॉर्मल जो वीडियोज़ आती हैं वो तो आती रहेंगी, प्लस साथ में ICSE के लिए जावा की वीडियोज़ भी आएंगी, क्योंकि ICSE में क्लास 10 में जावा पढ़ाया जाता है और 12th में पढ़ाया जाता है। तो उन सब के लिए अब यहाँ पर जावा की वीडियोज़ भी मैं साथ में लेके आऊँगा और मैं एकदम उसी के पैटर्न के साथ लाऊंगा, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप यहाँ जावा पढ़ सकते हैं। और साथ में यही बता दूँ कि मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलूँगा और बाद में आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा। और अगर आप ICSE की स्टूडेंट नहीं है तो आप अपने पैशन पे ये चीज़ सीख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर पूरा लॉजिक बिल्डिंग से लेकर हर एक चीज़ बताऊँगा किस तरीके से कैसे करना है। और यहाँ पर प्रैक्टिस प्रोग्राम भी हम लोग करेंगे, तो आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। साथ में आपका लॉजिक अच्छा बन जाएगा। अगर आप जावा नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप कोई और लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, तो भी अगर आप जावा पढ़ते हैं तो यहाँ से आपका जो है लॉजिक बहुत अच्छा हो जाता है। जावा, C ये सब टफ लैंग्वेज होती हैं। अगर इसमें आपका एक बार पकड़ अच्छी हो गई तो आप बाकी लैंग्वेजेस में बहुत तेज स्विच कर सकते हैं। तो ये आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम की चीज़ होने वाली है। और अगर आप ICSE की स्टूडेंट हैं, आपको बोर्ड्स देना है कि इस साल तो ऑनलाइन चक्कर में बहुत लोगों का दिक्कत हो गया है, तो बहुत लोग ने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है। तो अगर आपको बोर्ड्स देना है और ये सब चीज़ करना है और आपका एकदम बेसिक क्लियर नहीं है, वो चीज़ें आपको स्कूल में नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि स्कूल में आपको एक टीचर स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक नहीं समझाएगा। यूट्यूब पे आपको कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर सिखाना शुरू करूँगा। और चूँकि इस साल के बोर्ड से पहले तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा मैं उतना कवर करूँगा। साथ में हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के लिए ब्लूजे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ मैंने ब्लूजे ओपन कर लिया है। अब इसको इंस्टॉलेशन मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सभी कोई कर लेगा। मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर नाम कुछ भी रख देते हैं, हम लोग सैम्पल रख देते हैं नाम। ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो सब कुछ लिखा है पुराना उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जावा में कोई प्रोग्राम करने के लिए अगर आपको एक क्लास क्रिएट करनी होती है, जैसे कि पाइथन या फिर बाकी कुछ लैंग्वेजेस में होता है कि आप डायरेक्टली कोई भी अपना कोड लिख सकते हैं। उस तरीके से जावा में नहीं होता है। आपको यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है क्लास, या वो क्लास का नेम देना है। मैं क्लास का नेम देता हूँ सैम्पल, फिर एंटर मारता हूँ। अब इसमें एक स्कोप होता है। स्कोप मतलब कि कहाँ से आपका चीज़ स्टार्ट है, कहाँ पर ख़त्म है। ये क्लास आपने लिख दिया, क्लास क्रिएट हो गई, मतलब क्लास के अंदर क्या चीज़ है, क्लास कहाँ से स्टार्ट है, क्लास कहाँ खत्म है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जावा में ये होता है करली ब्रेसेस से। हर लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर आप एक बार मैंने ओपन किया, एक बार बंद किया, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक बंद है। अब क्लास एक तरीके का कोई डब्बा है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। अगर क्लास एक डब्बा है तो उसके अंदर का कोड आपका आचार है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये होता है क्लास। यहाँ मैं अंदर रहता हूँ, यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक स्पेस छूट गई, वो प्रोग्राम को एक क्लियर वे में दिखाने के लिए है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आपको स्पेस छोड़ने की कोई ज़रूरत है, लेकिन आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जरूर ओपन करने होंगे। कर्ली ब्रेसेस आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर इसके अंदर हूँ कि क्या सिर्फ क्लास क्रिएट करने से हम अपना कोड अंदर लिख सकते हैं? नहीं, हमें उसके लिए एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, मेथड या फंक्शन। ये क्या होता है वो मैं भी आपको बता दूंगा। पहले आप ये सिंटैक्स देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, इसका मतलब वही समझा दूंगा आपको। मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर यहाँ पर मैंने उसके अंदर दोबारा एंटर मार के एक और ब्रैकेट खोल के बंद किया है। ये मैंने क्यों किया, अब यहाँ पर ये हमारी क्लास है जो कि यहाँ शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। और ये हमारा मेथड है जो कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारा जो कोड होने वाला है वो इसके अंदर होने वाला है। पहले सबसे पहले तो चूँकि हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हम सबसे पहले प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। मैं वही आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यहाँ पर तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं system.out.print। फिर यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट ओपन करके अपना मैसेज यहाँ पर दे देना है। फिर यहाँ पर इसको बंद करके आपको सेमीकोलन लगाना है। पहले इसको मैं रन करता हूँ, फिर आपको बताऊँ यहाँ पर मैंने क्या किया है और क्या चीज़ कैसे रन हुई है। रन करना आप लोग को आता ही होगा। यहाँ पर आपको ऐसे करना है इसको रन। यहाँ पर ये आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड।
अब क्या कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं और इसमें वापस आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर जब प्रोग्राम रन हुआ प्रोग्राम ने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम था सैंपल। उसके बाद क्या किया, पब्लिक मेथड क्रिएट किया। मेथड फंक्शन क्या है, मेथड फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर आपने एक लाइन लिख दी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पर आपका एक फंक्शन क्रिएट हो गया जिसके अंदर कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड कह सकते हैं आप, इसके अंदर कुछ पीस ऑफ कोड है। यानी कह सकते हैं जैसे अगर सैंपल क्लास एक अलमारी है तो उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं अलमारी के अंदर भी। तो उस अलमारी के अंदर जो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं फंक्शन, और ब्लॉक्स के अंदर आपका सामान होता है वो होता है हमारा कोड। अभी आपको मैं आगे फंक्शन की सिंटैक्स बताऊंगा तब समझ जाएंगे। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन होना वो मेन फंक्शन से होता है। इस करके ये फंक्शन नेम है मेन, ये कोई कीवर्ड नहीं, फंक्शन का नेम है। तो यहीं से आपका इसके अंदर आकर आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। मतलब स्टार्ट तो यहाँ से होता है बट एग्जीक्यूट उतनी ही चीज़ें होंगी जितनी आपकी इस लाइन के अंदर लिखी रहेंगी। उसके अलावा कोई चीज़ एक्सटर्नली एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी चीज़ें हो जाएंगी लेकिन कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं कोई चीज़ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट यहीं का चीज़ होगा। एग्जीक्यूट वो चीज़ें होती हैं जो मेन मेथड के अंदर होती हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड आया। अब इसी लाइन को मैं एक बार कॉपी करता हूँ और क्लास के अंदर आकर पेस्ट कर देता हूँ। इसे दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसने हमें एरर दे दिया, इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। एरर क्यों आया, क्योंकि वो चीज़ हमारी बाहर थी, वो चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए मेन मेथड के अंदर। तो आप समझ गए होंगे प्रोग्राम रन होना कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स की बात करता हूँ पहले मैं। डेटा टाइप्स ही वही होते हैं। तो डेटा टाइप्स यहाँ पर दो तरीके के होते हैं जावा में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रिमिटिव वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं आपके लिए, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब जो होते हैं ये होते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो एरेज, क्लासेज और स्ट्रिंग्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती हैं। जब मैं थ्योरी में एकदम डीपली नहीं घुसूंगा, आपको मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में ले आऊँगा तो कैसे इन चीज़ों को आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर यूज़ करना है। क्योंकि मोस्टली जो मार्क्स होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के होते हैं। और अगर आप कैरियर के लिए सीख रहे हैं, एग्जाम्स के लिए नहीं सीख रहे हैं, तो भी आपको प्रोग्रामिंग से ही मेन मतलब है, प्रैक्टिकल से। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ। यहाँ पर पहले वेरिएबल क्रिएट कैसे किया जाए। वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है वेरिएबल क्रिएट करने का, तो उसका सिंटैक्स है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू और सेमीकोलन। ये हमारा सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। क्या चीज़ क्या है मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ की कौन चीज़ क्या है। यहाँ पर ये देखिए मैंने डबल लाइन खींचा तो ये चीज़ थोड़ा डिमिनिश्ड हो गई। तो डबल लाइन यहाँ पर कमेंट्स के लिए यूज होता है। अगर आप डबल स्लैश लगा देंगे तो जावा इसको इस लाइन को इग्नोर कर देगा, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो कंपाइल करते तो आपको एरर मिलेगा। यहाँ पर आपको एरर मिलेगा कि ये चीज़ क्या लिख दी आपने भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा जावा, इसलिए यहाँ पर एरर देगा। अगर आप इसे डबल लाइन लगा देंगे तो ये इसको कमेंट मान के इग्नोर कर देगा, ये कंपाइल आराम से हो जाएगा। देखिए कंपाइल हो गया। तो यहाँ पर मैं नोट्स लिखने के लिए इस तरीके से डबल स्लैश का इस्तेमाल करूँगा। तो अब यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम लोग को करना है इंटीजर। तो इंटीजर के आपको लिखना पड़ता है इंट इंटीजर, फिर आपको वेरिएबल का नाम देना होता है। वेरिएबल नाम में दूंगा ए, फिर मैं इक्वल टू लगा लूँगा और उसमें मैं यहाँ पर वैल्यू डाल सकता हूँ। मैं डाल रहा हूँ 10 यहाँ पर। फिर यहाँ सेमीकोलन बताता है लाइन का एंड, यानी यहाँ पर लाइन एंड हो चुकी है। और कहीं भी सेमीकोलन के जस्ट बाद ब्रैकेट ओपन नहीं होता, करली ब्रेसेस ओपन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन हुआ है तो यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं है। यहाँ पर भी करली ब्रेसेस ओपन हुआ है तो यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं है। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह आपका सेमीकोलन यूज होता है और वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो है हमारी लाइन एंड हो चुकी है। तो यहाँ पर ए में मैंने 10 डाल दिया। अब यहाँ पर मैं इसको ए को प्रिंट कर देता हूँ। मैंने ए कंपाइल कर दिया, यहाँ मैं इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद 10 प्रिंट हो गया, ये हेलो वर्ल्ड रह गया। क्योंकि यहाँ पर हमने पुराना प्रिंट किया था इसलिए आउटपुट रह गया और यहाँ पर ये 10 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आपने ध्यान दिया होगा जो हमारा आउटपुट था वो हेलो वर्ल्ड में मर्ज हो गया था एकदम। दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर ये मर्ज हो गया, कोई स्पेस कोई लाइन ब्रेक कुछ नहीं था। ऐसा क्यों था बताता हूँ उसके लिए। ऐसा इसलिए था कि हमने अपने प्रोग्राम में system.out.print का इस्तेमाल किया था। अगर आपको एक लाइन छोड़कर प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट एलएन का यूज़ करना होता है। और डिफरेंस समझ रहे होंगे डिफरेंस क्या होता है। फाइल कर देता हूँ उसको मैं। तो ये चीज़ क्या करती है, प्रिंट एलएन आपका प्रिंट करने के बाद स्पेस छोड़ती है।
तो अगर यहाँ पर भी आप तुरंत रन करेंगे तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो फिर से सेम ही आने वाला है। क्यों दिखाता हूँ फिर से मैं। अब देखिए इतना आपका आउटपुट है, यहाँ पर एक और 10 आना चाहिए इसी लाइन में, लेकिन मैंने प्रिंट एलन यूज़ किया फिर भी ये 10 इसी लाइन में आएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर रन करते हैं इसको पहले। देखिए ये 10 इसी में आ गया। अब क्या हुआ, इस बार जब आपने प्रिंट की जगह प्रिंट एलन लिखा था तो इसने तुरंत तो वहीं पे प्रिंट किया, अब इसने कर्सर को नीचे फेंक दिया, यानी अब हमारा कर्सर कहीं यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्रिंट करूँगा तो अब अगली लाइन में प्रिंट होगा। ये होता है प्रिंट एलन का डिफरेंस, जो लोग समझते हैं और जो एक्चुअलिटी होती है, रियलिटी होती है। तो दोबारा रन करता हूँ। ये रन नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं। थोड़ा ब्लूजे में कभी दिक्कत हो जाता है। देखिए आ गया यहाँ पर हमारा आउटपुट दोनों बार। तो ये इस बार नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन से हो रहा है। क्योंकि प्रिंट एलन क्या करता है, करंट कोड जो लिखा होता है प्रिंट एलन के अंदर, जो चीज़ प्रिंट करने को लिखी होती है वो उसको प्रिंट करने के बाद एक लाइन नीचे कूद जाता है। प्रिंट करने से पहले नहीं कूदता है, प्रिंट करने के बाद कूद जाता है। ये गलतफहमी बहुत लोगों में रहती है, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए आप, ये क्या कैसे और क्यों होता है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। सिर्फ डबल लिख सकते हैं, मैंने डबल लिख दिया, सॉरी डबल लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये जो है डबल बन चुका है। अब अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, डबल मतलब क्या होता है, डबल मतलब पॉइंट वैल्यूज जो डेसिमल में होती हैं। इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 10.0 आ गया। अब आपने कहा कि हमने तो 10 ही डाला था, ये 10.0 क्यों हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया डबल में। तो अब ये कन्वर्ट क्यों हुआ और कब कब कन्वर्ट हुआ कब नहीं होगा, ये चीज़ आगे बता दी जाएगी आपको। पर यहाँ पर आप सिंपली डाल सकते हैं 10.0 या 10.2, 10.3 जो आप चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं, 10.6 या जो भी आप डबल वैल्यू चाहे डाल सकते हैं। और होता है शॉर्ट, बाइट, ये सब चीज़ें लेकिन यूज़ नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें रेयरली ही यूज़ होती हैं। मेनली जो यूज़ होता है वो होता है इंटीजर, डबल, फ्लोट और स्ट्रिंग, ये चीज़ें मेनली यूज़ होती हैं। और कैरेक्टर भी, कैरेक्टर मतलब कोई एक कैरेक्टर, एक सुपर नहीं। कैरेक्टर मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कैरेक्टर ए इक्वल्स टू मैंने इसे कंपाइल कर दिया, उसको मैं रन करता हूँ। कैरेक्टर ए जो है हमारा वो ए है इस बार। कैरेक्टर माने सिर्फ एक कैरेक्टर, एक से ऊपर से नहीं हो सकता, कैरेक्टर ये होता है। और स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये प्रिमिटिव है और स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है, ये डिफरेंस है। अगर मैं इसको लिख देता ABC, अब इसमें कंपाइल करता, यहाँ पर ये एरर मिलता क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के लिए आपको लिखना पड़ता है स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कैरेक्टर डिफाइन होता है एक कोड से, बट स्ट्रिंग डिफाइन होता है डबल कोड से, ये डिफरेंस होता है। जैसे मैं इसको डबल, देखिए एक कोड में हटा दिया, जैसे मैं दूसरा कोड हटा के यहाँ पर दूसरा कोड डालूंगा ये सही हो जाएगा। इसको कंपाइल करते हैं। अब देखिए ये अच्छे से कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं। खाना आउटपुट आ चुका है ABC। तो अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स की का कॉम्बिनेशन है तो वो होता है स्ट्रिंग। ध्यान रहे स्ट्रिंग में स्पेसेस भी काउंट की जाती हैं। अगर आप सिंपली बस 2 स्पेस छोड़ देते हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग है। जैसे कि ये भी एक स्ट्रिंग है, देखिए आपको नहीं दिख रहा है कि ये सिर्फ स्पेस है, बट ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये एक कैरेक्टर है और हर एक स्पेस या हर एक कैरेक्टर का एक वाइट वैल्यू होता है। ये हालांकि आपको बस थ्योरी में करके पूछ देता है, ये बता दे रहा हूँ इसीलिए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स की छोटे मोटे। यहाँ पर हम लोग टेस्ट करते हैं वेरिएबल्स में कुछ मैथमेटिकल फंक्शन एंड ऑल। तो यहाँ पर मैं पहले 2 वेरिएबल डालता हूँ। ए में डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 50 और बी में डाल देता हूँ 100। फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं A प्लस B, तो ये A और B को जोड़ के प्रिंट कर देगा। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको ये अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेम डेटा टाइप का एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस चीज़ को हटा सकते हैं और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ। अब यहाँ पर डायरेक्टली कॉमा देकर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीजर A इक्वल 50 कॉमा B इक्वल 100। तो ये दोनों ही इंटीजर रहेंगे। यहाँ पर आप दूसरा नहीं लिख सकते, ये दोनों इंटीजर रहेंगे। आपको दूसरा लिखना है तो आपको सेमीकोलन लगाना पड़ जाएगा और लाइन पे एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही इंटीजर है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ और कंपाइल कर सकता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ये कंपाइल हो गया, क्लोज कर देता हूँ।
फिर से इसको रन करता हूँ। यहाँ देखिए ये रन होकर 150 आउटपुट आ गया। इस तरीके से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर चीज़ कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें। तो यहाँ पर अब मैं वेरिएबल में डालता हूँ डबल a इक्वल्स टू, या मैं डालता हूँ 7 कॉमा करके b इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ मैं। यहाँ पर ये हो जाएगा कि डबल ही का है दोनों वेरिएबल, यानी दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप डबल है। आपको एक का लिखना पड़ेगा, 100 बार नहीं लिखना पड़ेगा आपको 100 लाइन में। अब एक ही लाइन लिख सकते हैं अगर सेम डेटा टाइप का आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फिर यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ। यहीं पे मैं प्रिंट के अंदर ही मैं इसको कर देता हूँ a बाई बी। इसको यहाँ पर हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। ये आपका आउटपुट आ चुका है 3.5, ये पुराना आउटपुट रह गया था। इस बार आपको साथ में पता चलूँ कि ऑप्शन में जाके हम क्लियर कर सकते हैं। तो दोबारा आपको दिखाता हूँ यहीं पर रन करके। देखिए आउटपुट हमारा आया है 3.5। क्लियर करते चलते हैं इसके साथ में। ये चीज़ अगर आपने इंटीजर लिखी होती तो आपकी वैल्यू इंटीजर आती है, यानी 3 आती। आपका 3.5 ना मिलता। मैंने डबल लिया था इसलिए मेरे को 3.5 मिला, वरना आपको सिर्फ 3 मिलता, क्योंकि वो इंटीजर में आप डबल स्टोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल फंक्शंस काम करते हैं। आपको और बता दूँ यहाँ पर अगर आप चाहें तो मोड लगा सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको रिमाइंडर वापस करेगा। कंपाइल कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट ln कर देता हूँ ताकि अगली बार से हमें वो क्लियर न दबाना पड़े बार बार। कंपाइल कर लेता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ। इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 1.0। ये रिमाइंडर है, ये होता है यूज़ मॉड साइन का। और तो बाकी जो मैथमेटिकल फंक्शंस नॉर्मल होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो चीज़ें काम करेंगी। साथ में ये एक दो एक्स्ट्रा थे जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये हो गया मैथमेटिकल फंक्शंस भी छोटे मोटे। बाकी और जो होते हैं स्क्वायर रूट लेना और एक्सपोनेंशियल पावर लेना, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। स्टार्टिंग में हम बेसिक की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे और चीज़ें करेंगे। कुछ जैसा आपको और बता देता हूँ, जिसकी इनपुट लेना, ये आपको समझ में आ गया। सिंटैक्स में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इनपुट आपको किस तरीके से देते हैं और इंपोर्ट कैसे करते हैं। इनपुट लेने के लिए देखिए, जैसे आपका ये मेथड बना हुआ है, इस तरीके से लोग भी आपके लिए मेथड बनाकर रखे होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको वो सेम कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी लिख कर रखा है, जो कि जावा में इनबिल्ट आता है। तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना होता है इंपोर्ट, फिर आपको अपने पैकेज का नाम देना होता है। तो इंपोर्ट कीवर्ड के बाद मैं जहाँ पर पैकेज का नाम देता हूँ, तो यहाँ पर हम जो पैकेज यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए, उस पैकेज का नाम है जावा। जावा के अंदर एक सब पैकेज है यूटिल, उसके अंदर भी एक सब पैकेज है। इसको मैं कैप तो हटा देता हूँ। डॉट, इसके अंदर आप इसके अंदर क्लास ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्टार कर रहा हूँ। ये मोस्टली किया जाता है ताकि अगर आपको सारा ही यूटिल के अंदर जितनी चीज़ें अवेलेबल है आपको सब इंपोर्ट करानी है, सब इस तरीके से करते हैं। डायरेक्टली यूटिल डॉट स्कैनर लिख सकते थे, यार मैंने डॉट स्टार लिख दिया, यानी यूटिल के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब ले लो। डॉट रिफर करता है इसके अंदर जाने के लिए। जावा के अंदर जाओ, यूटिल के अंदर जाओ, सब चीज़ें ले आओ, सेमीकोलन। तो अब हम इस क्लास, इस पैकेज के अंदर बनी कोई भी चीज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब किस तरीके से यूज़ करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यूज़ करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आपको यह लिखना होता है स्कैनर। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक क्लास है जो कि यूटिल के अंदर प्रेजेंट है और किसी और ने हमारे लिए ऑलरेडी बना रखी है। फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, जो जैसे आप वेरिएबल नाम देते हैं ना, उस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट नाम दे सकते हैं। तो मोस्टली एक कन्वेंशन माना जाता है एससी, लोग यही लिख देते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने से। तो स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू, आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। फिर यहाँ पर आप लिखते हैं वापस से क्लास का नाम और फिर ये ओपन क्लोज कर लेते हैं। ये क्यों होता है, यहाँ पर ये आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये चीज़ आपको बाद में बता दी जाएगी। तो अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि एक सिंटैक्स है और अंदर आप यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो चीज़ आपको फंक्शन में पढ़ाया जाएगा तो बता दी जाएगा कि क्या होता है। मतलब बस आप एक सिंटैक्स देख लीजिए किस तरीके से चीज़ें चल रही है। अब क्या लिखना है, सिस्टम डॉट इन। इसका काम क्या है, ये आपका इनपुट दिलाता है कीबोर्ड से। तो कंपाइल कर लेता हूँ, देखिए आपको एरर नहीं है। तो फिलहाल हमने कोई इनपुट नहीं लिया है, हमने सिर्फ अपनी चीज़ें रेडी कर ली हैं ताकि हम इनपुट ले सकें किसी और के कोड के थ्रू। अब इनपुट कैसे लेना है, मुझे मान लीजिए इनपुट लेना है ए में और इनपुट इंटीजर टाइप का लेना है। तो यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नाम एससी रखा है, इसलिए मैं यहाँ एससी लिख रहा हूँ। आप जो चाहे रख सकते हैं। और लिखेंगे एससी डॉट नेक्स्ट, आई बड़ा रहेगा INT। यार ये मैं क्या किया क्यों किया बताता हूँ आपको। हमने एससी ऑब्जेक्ट, यानी एससी ऑब्जेक्ट किसको रिफर कर रहा है, स्कैनर क्लास को। तो एक तरीके से हम स्कैनर क्लास के
ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर नेक्स्ट इंटीजर नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। फंक्शन में सेम चीज़ है, ये है फंक्शन का नाम, सॉरी ये है फंक्शन का नाम नेक्स्ट आइडेंटिटी, और ये उसको कॉल करने का तरीका है। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किया ना, उस तरीके से फंक्शन का आपको दोबारा बताया जाएगा किस तरीके से क्रिएट करना है। और फंक्शन ये तो आपको क्रिएट करना ही करना है क्योंकि ये मेन फंक्शन है, प्रोग्रामर ही यही करता है। इसके अलावा बाकी फंक्शन आप कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से आपको क्रिएट करना है वो बताया जाएगा आगे। तो इस तरीके से आपको इनपुट लेना है। फिर इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ, फिर इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है वैल्यू डालने के लिए, यहाँ पर मैं डालता हूँ 5। देखिए यहाँ पर मैंने 5 डाला, ये ब्लू में है, और यहाँ पर ये 5 प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर आप कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं system.out.println वाले लाइन से ही। मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पर कॉपी करूँ और इनपुट लेने से पहले इसको पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर एक जगह मैं स्ट्रिंग डाल दूँ, एंटर अ नंबर। तो देखिए यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ बता दूँ कि ये जो कॉलन मैंने डाला है वो मेरा स्ट्रिंग के अंदर ही आ रहा है, मैंने डेकोरेशन के लिए डाला है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि इस लाइन में आपको बोला तो जा रहा है एंटर नंबर, बट एक्चुअल में इनपुट इस लाइन में नहीं, एक्चुअल में इनपुट इस लाइन में हो रहा है। यानी अगर आप ये सिर्फ प्रिंट करने वाला लाइन रख भी देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं तो आपका इनपुट नहीं होगा। इनपुट आपका इस लाइन में हो रहा है। इस लाइन में आपका सिर्फ यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको इनपुट करना है, ताकि आपको समझ में आए कि इनपुट करना है। कंपाइल कर लेता हूँ उसको और यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर आ रहा है एंटर नंबर, बट एक्चुअल में इनपुट देखिए यहाँ पर इनपुट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं इनपुट करने की जगह ही नहीं है। इनपुट आपका जो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है। तो जब आप बड़े लेवल पर एप्लीकेशन या चीज़ें बनाते हैं तो आपको लगता है कि आपका इनपुट वहीं पर हो रहा है। तो मैं डाल देता हूँ 6, तो यहाँ पर 6 प्रिंट हो गया। इस तरीके से आपको जो है यूज़र इनपुट काम करता है। सही, तो यहाँ पर अभी तक आपने जान लिया किस तरीके से आपको इनपुट लेना है, किस तरीके से आपके वेरिएबल्स काम करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितना टाइप्स के होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग और जानेंगे। तो ये प्लेलिस्ट काफ़ी लंबी नहीं होगी, थोड़ी मिडिल ही होगी। इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, काफ़ी सारे जो फेमस क्वेश्चन है, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको मैं मिक्स करके एक्सेसिव एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाऊंगा, जो कि आपको स्कूल लेवल में नहीं दिखेंगे। मतलब कोई भी जो कुछ बोर्ड पेपर या इन सब चीज़ों में आते हैं जिनसे आपका लॉजिक अच्छा खासा बिल्ड जाता है, मैं उन सब क्वेश्चन को आपस में मर्ज करके आपके लिए अच्छे क्वेश्चन दे दूँगा। तो अब अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपका एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको आराम से चलना है और हर चीज़ को आपको फॉलो करते चलना है। जो चीज़ आप देखिए उस चीज़ को प्रैक्टिकली करिए, छोड़ मत दीजिए देख के। अब देख के छोड़ देंगे तो आपसे नहीं होगा ये चीज़ जल्दी। और अगर आप स्कूल के लिए नहीं सीख रहे हैं, अगर आप ये सीख रहे हैं अपने पैशन के लिए, तब तो आपको जरूर ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि पैशन के लिए जो चीज़ सीख रहे हैं आप, वो आपका कोर्स तो है नहीं कि आपको रोज़ पढ़ना है। तो अगर आप वो चीज़ बस देख के छोड़ देंगे तो आपको जरूर भूल जाएगी। अगर आप स्कूल के लिए सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आपके लिए भी अच्छा हो जाए। और अगर आप पैशन के लिए सीख रहे हैं तो भी आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए, और इसकी वीडियोस भी आएंगी साथ में, नॉर्मल जो रेगुलर वीडियोस आती हैं वो भी आएंगी। ये एक तरीके से एक्स्ट्रा वीडियोस में है, तो इसकी आपको चिंता नहीं है कि आप अगर जावा नहीं सीखना चाहते हैं तो आपके नॉर्मल वीडियोस आएंगी कि नहीं चैनल पे। और बता दूं कि ये जहाँ पर जो मैंने ARGS लिखा था, यहाँ पर आप AR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सब चीज़ें क्या है क्यों है सर आपको बता दूंगा आगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ARGS लिख दिया कि कुछ स्कूल का ये कन्वेंशन होता है कि वो लोग ARGS लिखते हैं और कुछ लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए ये चीज़ बता दी आपको। ये नहीं सोचना कि मैंने क्यों लिख दिया और स्कूल के सर ने तो नहीं लिखा, ये चीज़ें नहीं सोचिएगा। और बाकी जो वीडियो रहेंगी फ्यूचर में आपको मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिएगा और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।